हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल को पीएम मोदी की सौगात, 11,000 करोड़ का देंगे तोहफा। पनबिजली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ईसी के साथ बैठक, रैलियों को रोकने पर हो सकता है बड़ा फैसला। आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। देश में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश की मंडी का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार देश में उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने पर जोर देते रहे हैं। वहीं आज वो हिमालय क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना एक कदम माना जा सकता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। वहीं प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोरों शोरों से हो रहा है और इस चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हर कोई अपनी राजनीतिक रैली में हजारों से लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखकर सभाएं आयोजित कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। इस सब के चलते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्र चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। चुनाव आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ ये बैठक करेगा। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को कानपुर आ सकते हैं। इसको लेकर शनिवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ डीएम जेपी सिंह और एसपी के चौधरी ने अकबरपुर इंटर कॉलेज मैदान और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मैदान का निरीक्षण किया। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर मंच, हेलीपैड, साफ पेयजल, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग इत्यादि के लिए स्थान चयन कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं सीएम की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में हर रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 290 नए मामले सामने आए, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 0.55% है। जून के बाद लगातार मामले घटते जा रहे हैं, मगर पिछले पखवाड़े से हर दिन मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच ओमिक्रॉन के मामले भी दिल्ली में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। शनिवार को कोरोना के 249 केस आए थे, जो 195 दिन में सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट भी 0.43% रहा। दिल्ली में इससे पहले 13 जून को 255 केस आए थे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार ने कई पाबंदियां लगाने के साथ पूर्व निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक मीटिंग्स को भी रद्द करने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने 5 जनवरी से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर एक भव्य शो की योजना बनाई थी। हालांकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शो को स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में चलाई जा रही जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम के तहत डिबाई विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज डिबाई विधानसभा में हेलीकॉप्टर से दोपहर में पहुंचेंगे। भीमपुर दोराहा पर जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि जनसभा में रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी जनसभा को संबोधित करेंगे। डिबाई विधानसभा के दौलतपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब डिबाई विधानसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में कन्नौज क्षेत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की संभावना है। अब तक की छापेमारी के दौरान उनके पास से 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। अफसरों के अनुसार जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान कारोबारी जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली। इस बरामदगी पर डीजीजीआई की तरफ से अधिकृत जानकारी आनी बाकी है। बता दें कि कानपुर के ज्यादातर पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स पीयूष जैन से ही पान मसाला कंपाउंड खरीदती ही थी। इस बीच रविवार को कारोबारी के कन्नौज स्थित पुश्तैनी घर में भी छापेमारी की गई। शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया है। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना देर शाम जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पर अगला फैसला देर शाम या सोमवार को ले सकती है। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मेट्रो का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा स्कूली बच्चे भी यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्कूली बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बता दें कि सीएम आदित्यनाथ रविवार को मेट्रो की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के मेट्रो के उद्घाटन से पहले मेट्रो स्टेशनों की ओर जाने वाली सड़कों के निर्माण के साथ साथ उन्हें चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहीं कानपुर शहर में मेट्रो का पहला कॉरिडोर आईआईटी से मोती झील तक है और ये कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है। किसान की लगभग 22 यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थी और जिन्होंने 3 विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, पंजाब विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने जा रही है। ये सभी संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के राजनीतिक मोर्चे का नेतृत्व बीएस राजेवाल करेंगे। बीकेयू और बीकेयू समेत 3 कृषि निकाय जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वो सभी 117 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। वहीं एसकेएम अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए 15 जनवरी को बैठक करने की योजना बना रहा है। मुंबई में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए प्लान तैयार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई में 30 लाख छोटे बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज के संबंध में अहम ऐलान किया है। ऐसे में सबकी नजरें अब मुंबई की ओर है। मुंबई में बच्चों की अच्छी खासी तादाद है। बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आते ही 2-3 दिनों में छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा।
प्रसूति गृह, बच्चों के अस्पतालों और महानगर पालिका के 350 वैक्सीनेशन सेंटरों में बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के लिए सिरिंज और निडल वगैरह शायद अलग तरह के हो सकते हैं। निडल की साइज क्या होगी, इस बारे में फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस आनी बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक संघ ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी पर अपना आंदोलन तेज करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो उसके सदस्यों को सेवाओं से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के कई रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिया जलाया, जबकि शहर में कई अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित रही। गौरतलब है कि फोडा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। दरअसल फोडा ने जारी एक बयान में कहा कि भविष्य के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों के प्रतिनिधियों के साथ शाम को फोडा ने एक डिजिटल बैठक बुलाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। दिल्ली के 5वीं तक के स्कूल आज से फिर से खुल सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से छोटी क्लास के बच्चों को स्कूल पहुंचने लगेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी CAQM ने दी। इससे पहले कक्षा 6 और उससे ऊपर के स्कूलों को 18 दिसंबर से फिर से खोल दिया गया है और कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को 27 दिसंबर से खोलने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए थे। दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को जानकारी दी है कि भूमिगत जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक सफाई की वजह से आज कुछ पौष इलाकों में समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने कहा कि निवासियों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टॉक करें और जरूरत पड़ने पर लोग 1916 सेंट्रल कंट्रोल रूम में कॉल करके पानी के टैंकर को मंगा सकते हैं। देश में कल अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कल दिल्ली NCR में सुबह से कोहरा छाया रहा, लेकिन रात में हुई बारिश से अब मौसम एकदम साफ हो गया है। पहले बारिश और बाद में हल्की हवा चलने से दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बढ़ती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कल शिमला और जम्मू में जमकर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल की राजधानी शिमला तक बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का तापमान बढ़ गया। देश के अलग अलग हिस्से से पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। कोहरे और शीतलहर का सितम झेलते दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई है। दिल्ली वालों के लिए अब ठंड से ठिठुरन और बढ़ सकती है। बता दें कि रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज भी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। बिहार में आज से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान के अनुसार 27 से 30 दिसंबर के बीच राज्य में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। बारिश की स्थिति होने पर ज्यादातर तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर चल सकती है। इधर अगले 24 घंटे में प्रदेश के मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चुरू जिले के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की सर्द हवा चल रही है। वहीं बीकानेर जिले में रविवार सुबह 10:30 बजे बूंदाबांदी हुई। इससे दिन में सर्दी का असर बढ़ गया। हालांकि बीकानेर संभाग के जिले में बीती रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के 33 जिलों में से 4 को छोड़ दें तो सभी में रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक प्रदेश के 6 संभाग के जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान जारी है। हादसे के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है।
मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि हादसे में अब तक कुछ 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के वक्त कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। राजधानी दिल्ली की वीआईपी जेल तिहाड़ जेल एक बार फिर से गलत वजह से सुर्खियों में है। जेल में फर्जी कैंडिडेट्स की भर्तियां होने के संकेत नजर आ रहे हैं। ये सब खुलासे उस समय हुए जब तिहाड़ जेल में पिछले कुछ दिनों में कैदियों की मौत की खबर आई। दरअसल तिहाड़ जेल के नए स्टाफ के बीच एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया है। इसके निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। जेल के कई स्टाफ के फिंगरप्रिंट भी इन कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले संस्था दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास मौजूदा डाटा से मैच नहीं कर रही है। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि जेल में काम कर रहे स्टाफ और उनके नाम पर परीक्षा देने वाले लोग कहीं अलग अलग तो नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि 47 कर्मचारी ऐसे निकले जिनके डाटा DSSSB के पास मौजूद बायोमेट्रिक डाटा से मैच नहीं कर रहा है। इससे आशंका हो रही है कि क्या तिहाड़ में ड्यूटी कर रहे लोग और इन भर्तियों के लिए परीक्षा देने वाले लोग कहीं अलग अलग तो नहीं। फिलहाल एक्शन के तौर पर इन सभी 47 नए जेल के कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। इन्हें जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बुलंदशहर के छात्री थाना क्षेत्र में एक बूढ़ी महिला ने दबंगों पर उसकी जमीन को कब्जे में लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने इस बात को लेकर पुलिस के काफी चक्कर लगाए कि लेकिन उस महिला को फिर भी इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ ना मिलने के कारण उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला दबंगों से जमीन पर कब्जा रुकवाने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। महिला ने वृद्ध महिला की जमीन को कब्जे में लेने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बूढ़ी महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की है। गुड मॉर्निंग भारत की इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।